नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करेंगे कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन की, खासतौर से कुछ खास टॉपिक्स पर रहेगा फोकस, जिसमें से बात करेंगे खरीफ की सोइंग की। क्या आंकड़े दर्शा रहे हैं खरीफ सोइंग के? मॉनसून की चाल की वजह से कितना इंपैक्ट हुआ है सोइंग पर? क्या है करंट स्टेटस अलग अलग फसलों का? इस पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे रुपए की, जो कि वापस रिकॉर्ड लोअर लेवल्स पर पहुंचते हुए 96.22 के आज लेवल्स हमने आते हुए देखे। क्यों कमजोर हो रहा है रुपया? यहां से कहां तक की कमजोरी देखने को मिल सकती है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा है। साथ ही प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और जेएम फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेहर हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके की चाल रुपए की देखने को मिल रही है। और सबसे पहले रुपये के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज के सेशन में। और रुपये के नंबर्स देखिए। इस समय तो हमने देखा था कि लगातार आज दूसरा सेशन था जहां कमजोरी परसिस्ट होते हुए दिखाई दी। 60 पैसे आज रुपया टूटते हुए दिखाई दिया। कल भी 30 पैसे की कमजोरी हमने देखी थी, यानी 2 दिन में अराउंड 1% के आसपास का नुकसान हमने देखा है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? क्या अप्रोच यहाँ पर सेंट्रल बैंकर्स की रह सकती है? कहाँ तक दायरे ओपन हो रहे हैं? इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये समझना चाहेंगे कि वापस जो ये वीकनेस परसिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, इसके पीछे यूएस ईरान रिन्यूड टेंशन ही सबसे बड़ा कंसर्न है या और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, जो रुपया जो ऑलमोस्ट 95 के नीचे आ रहे थे, जब ये जो ईरान यूएस के एक समझौता की बात हुई थी और जो युद्ध थम गया था, तो लग रहा था कि ये रुपया में थोड़ा करेक्शन आ जाएगी। और क्रूड के भी भाव हमने देखे जो ऑलमोस्ट $70 तक गए थे। लेकिन लास्ट 4-5 दिनों में ये वापस वॉर का टेंशन बढ़ गया। और इनफैक्ट ये जो सेकेंड राउंड जो अटैक हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक हुआ है, जिसमें यूएस के बॉम्बिंग ईरान में काफी बढ़ गया। ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है। तो इसके कारण जो इम्पैक्ट आया है कि क्रूड के प्राइस भी बढ़ने लगा। अभी अब हम बात करें, क्रूड ऑलमोस्ट $87 टेस्ट किया है, कच्चा तेल जो ब्रेंट क्रूड है, और ये 90 की तरफ जा रहा है। तो अभी जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टेंशन और बढ़ गई है। और अभी जो लग रहा है कि ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ईरान ने जो अनाउंसमेंट किया, जो उन्होंने हिट लिस्ट दी है, जो यूएस और इधर। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने रुपए में कमजोरी हावी होते हुए देखी है, जो कि मिस्टर शर्मा भी बता रहे थे। फिर चाहे वो यूएस ईरान के बीच में जो तनाव फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिया है, कच्चे तेल में जो स्पर्ट आया। इनफैक्ट आप देखें, कल जिस तरीके की तेजी थी, आज जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, 10% के आसपास का उछाल ऑलरेडी आ चुका है, 11% का। इनफैक्ट $87-88 पर कच्चा तेल आ चुका है। और यहाँ जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद पहले जैसी तेजी नहीं बनेगी, वापस अब वही समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर तक के दायरे अब कच्चे तेल पर भी खुलते हुए दिखाई दिए हैं, जो स्टेटमेंट कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते हुए दिखाई दिए उसके बाद। तो डेफिनेटली ये और फैक्टर है जिसकी वजह से कच्चे तेल में भी हमने उछाल देखा है, जो कि रुपए की कमजोरी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा शर्मा जी, अब यहाँ से रेंज क्या रह सकती है? कहां तक के दायरे नीचे की तरफ ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं? कितना और कमजोर होने की संभावना बनी हुई है अगर यथास्थिति बनी रहती है? देखिए, कच्चा तेल का जो मूवमेंट लग रहा है अभी वापस बढ़ेगी, क्योंकि हॉर्मोज वापस बंद हो चुका है। यूएस अभी बात कर रहे हैं, वो भी कुछ 20% कलेक्शन करेंगे। तो जो टेंशन बढ़ रही है, क्रूड का इम्पैक्ट है, क्रूड का भाव बढ़ना है, और उसका स्ट्रेट इम्पैक्ट हम रुपया में देखेंगे। तो रुपया भी लग रहा है कि जो 9650, कल शायद गैप अप भी खुलेगा, 9650 की तरफ भी जाएगा। और ये जो वापस जो ओल्ड लेवल, जो हमने जो लोएस्ट लेवल जो 96 90 के लेवल हम मई में देखे थे, शायद वहां भी टच हो सकता है अगर क्रूड का भाव अगर 90 के ऊपर चला गया तो लग रहा है कि सिचुएशन काफी गंभीर है। और ये जो वॉर का सिचुएशन जब तक बना रहेगा, तो प्रेशर क्रूड में रहेगा और उसका इम्पैक्ट रुपया में भी रहेगा। तो लगता है कि ये जो रुपये का वीकनेस बना रहेगा अभी। क्विकली एक और कमेंट शर्मा जी। एक तो जो रिपोर्ट्स हैं कि एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स दोनों ही डॉलर को बाय कर रहे हैं, ये कितना रेलेवेंट फैक्टर है? प्लस सेंट्रल बैंकर्स के अप्रोच आप कैसे देखते हैं अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें? देखिए, आरबीआई ने जो एफसीएनआरबी का प्रोग्राम जो अनाउंस किया, जिसके कारण की उम्मीद है कि ऑलमोस्ट $40-50 बिलियन की कलेक्शन हो जाएगी। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे थे, ऑलमोस्ट पिछले एक 15-20 दिनों में कुछ $10 बिलियन का कलेक्शन हो चुका है। तो वो जो फ्लो जब आएगी, तो शायद वो एक कुशन देगा रुपये का वीकनेस पे। लेकिन अभी जो इम्पैक्ट जो रहेगा, जो क्रूड प्राइस के इम्पैक्ट, जो रुपये का वीकनेस रहेगा, वो क्रिटिकल रहेगा, कितना क्रूड प्राइस जा रहा है।
और ये जो फ्लोज आएगा वो शायद कूल ऑफ कर सकते, तो आई थिंक रुपया थोड़ा रेंज बाउंड में रहेगा विद द वीकर बैंक। आरबीआई भी इंटरवेंशन की डेफिनेटली करेंगे, जो रुपये के जो शार्प डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के हिसाब से इंटरवीन करेंगे, क्योंकि उनके पास जब ये जो $50 बिलियन अगर जो आंकड़े बता रहे आएगी, तो उनके पास जो उनका जो वॉर चेस्ट रहेगा, जो इंटरवेंशन वो भी बना रहेगा, तो वो जो रुपये के डिप्रिसिएशन को थोड़ा होल्ड कर लेंगे। लेकिन जो मेजर फैक्टर जो रहेगा, जो इम्पैक्ट रहेगा, जो है वो क्रूड के प्राइस और ये जो वॉर जब तक चलेगा और कितना इंटेंसिटी में चलेगा, कौन कौन से कंट्रीज में इन्वॉल्व रहेंगे, उसके बेसिस में ये जो करेंसी का इम्पैक्ट दिखेगा हमें। ओके ओके, तो ये बात हुई रुपए की। और क्विकली एक कमेंट प्रणव का भी ले लेते हैं। प्रणव, आप कैसे देख रहे हैं रुपए को, या क्या व्यू है आपका करंट लेवल से? करंट लेवल से हमें एक 95-80 का जो रेजिस्टेंस था क्रूड ने, वो आज कल ब्रेक कर चुका था और सस्टेन भी कर रहा था। तो मोमेंटम अभी भी क्रूड रुपए में नेगेटिव ही रहेगा। हमें लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ऑल टाइम लो की तरफ तो खैर जाने वाला कंफर्म है, बट आने वाले 1-2 महीने में अगर ये वॉर का सिचुएशन ईज आउट नहीं होता है और तो सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, रुपया ऊपर में आपको 97.50 98 की तरफ भी हमें लग रहा है कि यहाँ तक जा सकता है। ओके, तो ये तो चर्चा हुई रुपए की। शर्मा जी, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। और अब बात करते हैं ओवरऑल स्विंग नंबर्स की, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम दिखाई दे रहे हैं और खरीफ स्विंग 16% के आसपास ड्रॉप होते हुए दिखाई दी है अनइवन रेंज की वजह से। ओवरऑल स्विंग नंबर्स पर बातचीत करने के लिए सिराज हुसैन है और साथ ही राइस स्विंग के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रेम गर्ग से। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे करंट स्थिति को। इनफैक्ट जैसे मॉनसून ने पेस पकड़ा था, रेन डेफिसिट भी कम हुआ था, सोइंग की स्थिति भी थोड़ी ठीक दिखाई दे रही थी, लेकिन वापस से जो मॉनसून की पेस है वो धीमी होते हुए दिखाई दी है। जो करंट आंकड़े हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर पिछले साल के करस्पॉन्डिंग पीरियड से कंपेयर करें तो लगभग 16% की कमी अभी भी है। आप कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? क्या व्यू है आपकी व्यू है आपका करंट स्विंग नंबर्स पर? देखिए, पिछले साल से इसका मुकाबला करना हम समझते हैं कि पूरी तरह जायज नहीं है, क्योंकि ये हम एल नीनो ईयर में हैं और पिछले साल एक नॉर्मल ईयर था। लेकिन सोइंग के जो आंकड़े गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं 10 तारीख तक के, हमें लगता है कि वो थोड़ा सा अंडर स्टेटेड हैं, क्योंकि जुलाई में अगर आप देखें तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में, नॉर्थ में, वेस्ट में अच्छी बारिश हुई है। और राजस्थान ले लें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ले लें, पंजाब ले लें, हरियाणा ले लें, मध्य प्रदेश, सब जगह अच्छी बारिश हुई है। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े जब ये अगले हफ्ते इशू होंगे तो थोड़ा सा बेहतर होंगे। लेकिन ये बात सही है कि सदर्न स्टेट्स में जहां जून में सोइंग हो जाती है, अर्ली जून में सोइंग हो जाती है, वहां पर जो दालों की सोइंग है वो काफी कम है और उसकी वजह से दालों का उत्पादन पूरी उम्मीद से हम कह सकते हैं कि कम होगा। ओके, तो पल्सेस का पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर गर्ग, अगर हम राइस सोइंग के आंकड़े की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर हमने काफी रेनफॉल डेफिसिट ऑब्जर्व किया है, खासतौर से कई जिलों में, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स थी कि राइस की जो पर इम्पैक्ट आया है, बाकी खरीफ सोइंग पर भी इम्पैक्ट दिखाई दिया है। उससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि राइस सोइंग के आंकड़े उतने, या फिर राइस के ओवरऑल प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट नहीं रहेगा। कुछ आंकड़ों में बदलाव हुआ है क्या? क्या स्थिति ओवरऑल सोइंग के या प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, हमारे पास अभी लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं, हमने अपनी इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने इसका सर्वे करवाया था, जो एक कल 13 तारीख को ही उसकी रिपोर्टें आई हैं। उसके हिसाब से आप देखिए कि प्रमुख जो बासमती धान का उत्पादन स्टेट हैं वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इस इलाकों में बारिश की जो रुपाई की शुरुआत काफ़ी अच्छे रूप से चल रही है और जो पिछले साल सीजन में अच्छे दाम मिलने के कारण किसानों ने बासमती का रकबा बल्कि बढ़ाया है इस साल के अंदर, और इसके अंदर अधिकांश क्षेत्रों में फसल की शुरुआती वृद्धि भी बहुत अच्छी दर्ज की गई है, जो हमारे पास डेटा और आंकड़े आए हैं। अभी तक किसी बड़े कोई भी किस्म का कोई प्रकोप ऐसा क्रॉप के ऊपर नहीं देखा जा रहा है। बारिश की वजह से जो जलाशयों का स्तर था, जो पानी की अवेलेबिलिटी थी, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जिसके अंदर के बासमती को हम गिने तो इसके अंदर PB 1121, PB 1718 और PB 1509 और PB 1847 और बासमती 1401, इनकी क्रॉप किसानों ने काफ़ी अच्छी मात्रा में की है। और इसको यदि हम आंकड़ों को लेकर जाएं, जो प्रमुख गैर बासमती राइस के उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश,
इसमें भारत की अच्छी मतलब बारिश से रुपाई शुरुआत हुई है और पश्चिम और दक्षिण इस भारत में कुछ क्षेत्रों में जून में कम बारिश के कारण बुआई में देरी हुई है। हाल ही के बारिश के बाद धान की जो रुपाई है और मतलब ग्रोइंग है इसके अंदर काफी तेजी से बढ़त हुई है, जो हमें लगता है जो आने वाले जो एरिया जो बढ़ेगा, जो पिछले साल का रकबा बोया गया था धान के अंदर, अब के कम से कम 2 से 3% वो टोटल रकबा बढ़ेगा। और क्रॉप का जो अनुमान था अल नीनो के बाद भी, जो हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि अल नीनो का असर शायद कंट्री के अंदर नहीं होगा, और अभी जो टोटल हम फसल की रेटिंग करें तो हमारी जो धान की बुआई है 10 में से 8.5% के आसपास की हो चुकी है, और जो आने वाले टाइम में हो सकता है ये 10.5 तक पहुंच जाए अगले, क्योंकि 10 दिन 15 दिन अभी और हैं जिसमें सब जगह धान की रुपाई अभी चल रही है। तो इसके लिए धान की कोई भी डरने की हमें जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की, और चावल की हमारी फसल आने वाले साल में पिछले साल से भी अच्छी होने की उम्मीद है। आपका भी सिमिलर व्यू है कि सिराज जी, अगर हम राइस के ओवरऑल सोइंग या फिर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स को देखें? देखिए, ये बात सही है कि जो इरिगेटेड एरियाज हैं नॉर्थ वेस्ट में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड वगैरह है, वो काफी सिंचित हैं। वहां पर सिंचाई 90% से भी ज्यादा है, तो इसलिए उन एरियाज में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो रेनफेड एरियाज में राइस ग्रो करती हैं स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वहां पर अगर बारिश कम होती है तो उसका इंपैक्ट जरूर आएगा। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि चावल के केस में हम बहुत बफर नॉर्म से बहुत ज्यादा स्टॉक लेके बैठे हैं, और यहां तक स्टॉक इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट ने 72 लाख टन चावल तो इथेनॉल के लिए ईयर मार्क किया है। इसलिए जो मेन कंसर्न है वो चावल में नहीं है, बल्कि वो पल्सेस में है, ऑयल सीड्स में है, कॉटन में है वगैरह। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछना भी चाहती थी सिराज जी, आपने पल्सेस का तो जिक्र किया, लेकिन जो बाकी क्रॉप्स है, जैसे आपने ऑयल सीड्स की बात की, अगर हम रीसेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा देखें तो ऑयल सीड्स में तो लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया है। अगर सोइंग की बात करें इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर्स जितना एरिया कवर हुआ है, तो अगर हम ऑयल सीड, सीरियल्स या फिर कोर्स ग्रेन्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, सोयाबीन के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है आपको सिराज जी? देखिए, ऑयल सीड्स का एरिया घटा है, और जाहिर है कि किसानों को ये उम्मीद शायद नहीं रही होगी कि उन्हें एक मुनासिब दाम मिलेगा, और मुझे नहीं मालूम कि जो अच्छी वैरायटीज हैं वो उन तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। लेकिन जो ज्यादा ताज्जुब मुझे हो रहा है डेटा देख के वो ये है कि मूंग वगैरह का एरिया भी कम हुआ है, और गुजरात में हालांकि अच्छी बारिश जुलाई में हुई है, मुझे लगता है कि ग्राउंडनट वगैरह का एरिया आगे चल के शायद बढ़ जाए। लेकिन एक जो और ताज्जुब की बात है कि बाजरा का एरिया भी कम हुआ है, जबकि ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है, इसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद बाजरा का एरिया भी तकरीबन 26% कम हुआ है, ज्वार का एरिया भी कम हुआ है। ये कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह का इंपैक्ट है जो इन आंकड़ों से जाहिर हो रहा है। अच्छा डॉक्टर गर्ग, अगर हम राइस के पर्सपेक्टिव से प्राइसिंग और एक्सपोर्ट सिचुएशन समझना चाहें तो किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने देखा था क्योंकि वापस से जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अराइज हो रहे हैं। पहले हमने देखा था कि एक्सपोर्ट्स रेजिलिएंट रहे थे इंडिया की तरफ से। फिलहाल क्या सिचुएशन है, किस तरीके की डिमांड है, प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है? देखिए, राइस के अंदर जो लास्ट ईयर डेफिनेटली ये क्रॉप हमारी बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छे बड़े स्टॉक के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, पर गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जिसके अंदर वो एथनॉल में तो राइस को दे रहे हैं, जैसे 7 मिलियन टन के आसपास दिया, पर इसको यदि एक्सपोर्ट के लिए भी देना शुरू कर दे गवर्नमेंट, तो आज हमारे पास जो हम 40% पूरे वर्ल्ड का राइस का ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ में, तो इसको बढ़ाकर हम 50% आराम से ले जा सकते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे लिए अर्न होगा कंट्री के लिए। और एक दूसरा, इस साल पूरे साल किसानों को बहुत अच्छे दाम मिले अपनी क्रॉप के, क्योंकि भारत से कंटिन्यूसली डिमांड बनी रही है। इसको बासमती में ले लें या नॉन बासमती में, सब वार होने के बाद भी कैसे ना कैसे राइस मिडिल ईस्ट कंट्रियों को एक्सपोर्ट हो रहा है और प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी भी पिछले ये सब वार होने के बाद भी बासमती राइस के अंदर आप देखेंगे 7 से 8% की तेजी दर्ज की गई है पिछले एक हफ्ते के अंदर। नॉन बासमती के अंदर अभी कम से कम $20 पर टन की तेजी पिछले 8 से 10 दिन के अंदर आई है। जो राइस नॉन बासमती राइस ट्रेड हो रहे थे $335-340, आज $365 पर ट्रेड हो रहे हैं। डिमांड लगातार बनी हुई है वर्ल्ड वाइड। तो और इसके अंदर अभी आने वाले सालों में भी ऐसे ही रहेगा, तो जो एक
हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, जो हम एक बहुत बड़े वॉल्यूम में, जो लगभग 1,30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत सिर्फ राइस का करता है। तो इसको बढ़ाकर जो लक्ष्य था गवर्नमेंट का कि इसको 1,80,000 करोड़ किया जाए, वो तभी पॉसिबल है जो स्टॉक्स को यदि एथनॉल में ना देके और इस राइस को यदि एक्सपोर्ट के लिए दे दिया जाए तो एक्सपोर्ट इसको ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ज्यादा हम अपनी मार्केट को ले पाएंगे और किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा। इनफैक्ट सिराज जी, एक और व्यू आपका क्विकली। हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स की बात की, लेकिन ग्राउंड नट की सोइंग देखें, सीसेम की देखें, कैस्टर को देखें, तो यहाँ पर 30-40% तक का पिछले साल के मुकाबले ड्रॉप है। ऑल दो कंपैरेबल नहीं है, बट स्टिल कॉटन की बात करें 20% की सोइंग का ड्रॉप वहां देखने को मिल रहा है। कॉटन के प्राइसेस तो ऑलरेडी काफी सर्ज भी हुए हैं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। तो दो चीजें ये कि प्राइसिंग कैसी रह सकती है कंसीडरिंग जैसी सोइंग हो रही है, प्रोडक्शन को लेकर किस तरीके के सिचुएशन इन कमोडिटीज की बनते हुए दिखाई दे रही है, और एग्जिस्टिंग जो लेवल्स हैं प्राइसेस रिटेल मार्केट में, उनका ट्रेंड कैसा आप एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, सूखे का डायरेक्ट असर पल्सेस और ऑयल सीड्स पर आ सकता है, और ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इस साल पिछले साल से कम होगा। पिछले साल काफी अच्छा प्रोडक्शन मस्टर्ड में हुआ था, जो कि एक रबी क्रॉप है। तो अगर आगे चल के बारिश कम होती है और सॉइल मॉइस्चर कम रहता है तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन भी हो सकता है कि गिर जाए। तो हम समझ सकते हैं, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगर ग्लोबल प्राइसेस भी हाई रहे वॉर के इम्पैक्ट से या और वजूहात से, तो फिर हो सकता है कि एडिबल ऑयल का इंपोर्ट भी महंगा हो जाए। तो कुल मिला के एडिबल ऑयल में बढ़ने की उम्मीद है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी कहा गया कि गवर्नमेंट अपने सेंट्रल पूल से राइस का एक्सपोर्ट अलाउ करे, तो ये नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि WTO में जो इंडिया ने कमिटमेंट दिया था बाली में, उसमें ये कहा गया था कि जो स्टॉक हम प्रोक्योर करेंगे MSP पे, उसे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसका एक्सपोर्ट संभव नहीं है। ओके। अच्छा मनोज जी, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना जो डॉक्टर गर्ग ने कहा, सिराज जी ने कहा। अगर हम तीन कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से स्पेशली देखें, एक तरफ राइस, दूसरी तरफ पल्सेस और तीसरी तरफ ऑयल सीड्स, कैसे देख रहे हैं आप प्राइसिंग का सिनेरियो यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल जहां तक ऑयल सीड्स का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे दो चीजें मुख्य है। हम देख रहे हैं कि जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर दिख रहा है, जो सोइंग के नंबर्स है वो भी इस चीज को दिखा रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त है, तो उसके चलते बायोफ्यूल मैंडेट के चलते भी वहां पे अवेलेबिलिटी जो है वो कम रहेगी। तो हमारा मानना है कि ऑयल सीड्स में यहाँ पे आगे भी मजबूती रह सकती है। CBOT सोयाबीन जो भी 1190 सेंट के आसपास ट्रेड हो रहा है, हमारा मानना है कि ग्रेजुअली वहां पे 1300 से 1320 सेंट तक के जो स्तर है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। और भारतीय बाजारों में भी वहां पे अकॉर्डिंगली जो लगभग 8 से 10% की बढ़त जो है देखने को मिल सकती है। तो ऑयल सीड्स में यहाँ पे मजबूती रहेगी। पल्सेस में भी काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि काफी सारी जो है, हम अगर सेकेंड फेज की बात करें रबी क्रॉप की, तो रेनफेड में वहां पे जो चना है उसकी सोइंग इंप्रूव हो सकती है। तो पल्सेस में अभी बहुत ज्यादा बढ़त आएगी, उसकी संभावना कम है। राइस में बिल्कुल यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। हमारा मानना है कि वहां भी कीमतों में सुधार जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो राइस और यहाँ पे ऑयल सीड्स में बिल्कुल मजबूती रहेगी। पल्सेस में यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस भी रहेगा महंगाई को लेकर के, तो वहां पे उतनी ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिलेगी जितना हम देख रहे हैं कि राइस और ऑयल सीड्स वहां पे कर सकते। ओके, चलिए, तो ये चर्चा हुई किस तरीके की स्थिति ओवरऑल सोइंग के पर्सपेक्टिव से दिखाई दे रही है वीक मॉनसून अपडेट्स के बीच में। थैंक यू डॉक्टर गर्ग, सिराज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, समझाने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है। रुक रहे हैं इसी के साथ। प्रणव में हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। प्रणव, बताएं पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। ट्रेडिंग कॉल्स में हमारा व्यू है जिंक मेटल्स पे। कॉपर में मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है, लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी खासी बाइंग भी आ रही है। तो अगर हमें करेक्शन मिलता है कॉपर में टुवर्ड्स 1290 की रेंज में, तो वहां से आप कॉपर में लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे में सपोर्ट रहेगा कॉपर में टुवर्ड्स 1288 का। ऊपर की तरफ में हम देख रहे हैं कॉपर ऊपर जाते हुए 1335 1350 की तरफ आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अगली रहेगी जिंक में। जिंक में भी मोमेंटम काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है। अगर एक करेक्शन मिलता है टुवर्ड्स 370 374 375 तो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल पर। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 372 के नीचे का।
ऊपर की तरफ में जिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 381 से 385 के लेवल आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग वीक्स में। बाकी अगर हम प्रेशियस मेटल्स में देखिए तो प्रेशियस मेटल्स में करेक्शन थोड़ा काफी अच्छा रहा है, सेलिंग प्रेशर में है। गोल्ड में अगर आप थोड़ी अगर रेंज देखें इंटरनेशनल मार्केट की रेंज तो 4,339.80 4,000 की रेंज में जाता है, वहां से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी मिल जाता है गोल्ड में। ऊपर की तरफ में गोल्ड अगर 4200 4220 का रेजिस्टेंस रहेगा तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में गोल्ड इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ हम देख रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स में गोल्ड प्राइसेस में अगर हम देखें तो टुवर्ड्स नीचे में सपोर्ट है 1,48,000 40,000 1,38,500। तो अगर हमें डिप मिलता है गोल्ड में इन द डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स 1,40,000 तो एक थोड़ा रिस्की बेट रहेगा, बट बाय कर सकते हैं 38,500 की के स्टॉप के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर की तरफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा पुल बैक ऑफ नियर ऑलमोस्ट 3 to 4% का, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड ऊपर में 1,43,000 1,44,000 तक, उससे ज्यादा बड़ी तेजी हमें गोल्ड में नहीं दिख रही है। ओके तो ये स्ट्रैटेजी आपको गोल्ड, जिंक, कॉपर पर रेकमेंड की गई है। मनोज जी, आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगी? यहाँ पे मेरा मानना है दीपाली जी की एल्यूमिनियम में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है और फिर से एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां पे क्लोज होने के संकेत हैं, तो उसके चलते कीमतों में सपोर्ट रहेंगे। 342 के स्तर पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहां पे 338 का रखना है, लक्ष्य 350 तक के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एल नीनो के संकेत हैं, तो वो यहाँ पे ओवरऑल एग्री कमोडिटीज को वहां पे सपोर्ट कर रहा है। ग्वार सीड में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। ग्वार सीड का अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 6,350 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 6,220 का रखना है, लक्ष्य वहां पे 6,550 के रहेंगे। ओके तो ये रहे आपके लिए स्ट्रैटेजीज ग्वार पैक पर भी। अच्छा प्रणव, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर क्या सजेशन आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? सिल्वर में हम थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। आज थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखी है, थोड़ी रिकवरी भी देखी है सिल्वर में। ऊपर की तरफ में ये $60-61 की रेंज में अगर की तरफ जाता है तो वहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी सिल्वर में। ऊपर में स्टॉप लॉस 63.50 के ऊपर का रहेगा डॉलर टर्म्स में। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो ऊपर में रेजिस्टेंस सिल्वर में है 23,400 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 26,000 लेवल का। तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रहेगी सिल्वर में, दोनों में। सिल्वर में क्योंकि थोड़ा ट्रेजेक्टरी करेक्शन की तरफ है। अगर थोड़ा बड़ा रेंज देखे तो $55 नीचे में और $63 ऊपर में, इसी रेंज में सिल्वर ट्रेड कर रहा है लास्ट 2 से 3 महीनों के बीच में। अच्छा मनोज जी, जिस तरीके का रिएक्शन हमने क्रूड में आते हुए देखा है, एंटिसिपेट नहीं किया था किसी ने इतनी तेजी से 2 दिन में बढ़ जाएगा। यहाँ से क्या व्यू है, क्या सजेशन आप दे रहे हैं? दीपाली जी बिल्कुल, हम पिछले 2 सप्ताह से आपके चैनल पे बता रहे थे कि $68 कच्चे तेल में एक मजबूत सपोर्ट रहेगा और वहां पे पुल बैक टुवर्ड्स $76-78 तक देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट हमने आज $80 के पार भी कीमतों को निकलते हुए देखा है। तो इनलाइन एक्सपेक्टेशन एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है, क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था टेक्निकली चार्ट पे और उसी के जो लक्ष्य है वो $81 से $84 तक देखने मिल रहे थे। हमारा मानना है कि $84 WTI के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 8,000-8,050 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो लॉन्ग में अब यहाँ पे ग्रेजुअली जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है 7,500 के नीचे, लेकिन कीमतें यहाँ लगभग 8,000 के आसपास आए तो लॉन्ग में मुनाफा वसूली करने की सलाह। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर एग्री बास्केट को देखें तो टर्मरिक पर आपकी राय क्या है? क्योंकि ये जो रियल हीरो रहा था स्पाइसेस के पैक का वो कोरिएंडर था, बट टर्मरिक के मूव्स ने सरप्राइज किया। और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ कंसिस्टेंटली बाइंग बनी हुई है, एक अच्छे खासे अप मूव में हम कंसिस्टेंटली टर्मरिक को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। क्या यहाँ से वापस जो फोकस है वो टर्मरिक पर शिफ्ट हुआ है और क्या अगले टारगेट्स आप देख रहे हैं, कंसिडरिंग ऑलरेडी 21,000 के ऊपर के आसपास आ चुके हैं प्राइसेस? मनोज जी देखिए, टर्मरिक के भी जो फंडामेंटल है वो काफी मजबूत थे और हमने एक वहां पे फ्रेश ब्रेकआउट देखा था 18,400 के ऊपर। उसके बाद लगभग 21,000 तक कीमतें निकलती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन में कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, तो कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तर पर आ सकती है, लेकिन फंडामेंटल अभी भी मजबूत है और ग्रेजुअली वहां पे कीमतें 22,500 तक जो है जा सकती है आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये लेवल बाइंग के लिहाज से फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ भी मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। अगर करेक्शंस आते हैं फिर से एक बार 19,000 से 18,400 की रेंज में, तो वहां बाय करना चाहिए। धनिया अभी भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है ओवरऑल स्पाइस पैक में।
एक पुलबैक कीमतों में देखने को मिल रहा है। 14,700 इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो वर्तमान लेवल से और अगर 400-500 रुपए के करेक्शन होते हैं तो धनिया में फिर से एक बार वहां पे रीइंटर किया जा सकता है। हमारा मानना है कि 16,500 नेक्स्ट मंथ तक फिर एक बार धनिया दिखा सकता है और इस रणनीति में 14,100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखने की सलाह है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए कोरिएंडर पर और साथ ही टर्मरिक पर। थैंक यू मनोज जी और प्रणव, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेकर्स पर आवाज समाचार। नमस्कार।